हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो चैप्टर्स। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये हमारी इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है लक्ष्मीकांत बुक की। यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 8 एंड 9। चैप्टर 8 है हमारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड चैप्टर 9 है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। दोनों ही चैप्टर्स हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी फ्रेम हो सकते थे, यहाँ पे मैंने फ्रेम किए हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज़। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारी, DPSPs were given primacy over fundamental rights after the 42nd अमेंडमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिसमें फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी की दी गई थी, डीपीएसपीज़ को दी गई थी। एंड ऐसा था कि डीपीएसपीज़ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये वायलेट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। बाद में इनमें से काफ़ी सारे जो प्रोविजंस थे वो कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये सब आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है, द केशवनंदा भारती जजमेंट रूल दैट DPSPs कैन ओवर राइड द बेसिक स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट सेकेंड बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज केशवनंदा भारती केस जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बेसिकली इसको बोला जाता है कि ये इंडियन डेमोक्रेसी की जीत थी एक तरीके से। ये जो केस था बेसिकली जिसने ये केस फाइल किया था वो ये केस हार गए थे, बट कहते हैं वो केस हार गए थे बट इंडियन डेमोक्रेसी वॉन हो गई थी, इंडियन डेमोक्रेसी जीत गई थी। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी और यहाँ कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को DPSP ओवरराइड नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट हो वो वायलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं करेक्ट, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 1। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट DPSPs आर। आर्टिकल 37 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 37 कहता है DPSPs आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड एक चीज़ और, DPSPs जो होते हैं ये नॉन जस्टिसेबल हैं एंड नॉन एनफोर्सेबल हैं। ठीक है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारा आर्टिकल 44 अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है इसके लिए। यहाँ पे जो है ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। यहाँ पे जो है स्टेटमेंट सी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और DPSP की अगर हम बात करें तो DPSP, ये मैंने आपको बताया नहीं, DPSP आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक है हमारा DPSP। आर्टिकल 36 जो है सेम है आर्टिकल 12 के जैसा, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताई गई है कि स्टेट क्या, व्हाट इज़ स्टेट। यही सेम जो है आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 12 बिल्कुल सेम आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है DPSPs। वहीं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो था वो क्या था हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। वहीं DPSP की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है हमारा पार्ट 4 में। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद DPSPs। यहाँ पे इस क्वेश्चन का था हमारा आर्टिकल 37 क्या है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यहाँ पे ऑप्शन सी जो था ये हमारा राइट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स contains provisions that were added by the 44th Amendment Act of 1978। इनमें से कौन सा जो है ऐड किया गया था 44th Amendment Act के तहत। 44th Amendment Act बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी और इससे पहले 46th अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। और 42nd अमेंडमेंट में काफ़ी सारे प्रोविजंस थे जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए गए थे, या फिर उसको बिल्कुल डिलीट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पूछ रहे हैं कि 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 में कौन सा DPSP ऐड किया गया था। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 38
क्लॉज 2, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 ये 1978 में 44th अमेंडमेंट के तहत जो है वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये आर्टिकल 38 क्लॉज 2 बेसिकली है क्या, ये जो है इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने की बात करता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ सही तरीके से लोगों को इक्वालिटी में प्रोवाइड नहीं की जा रही तो उसको कम करने की बात की गई थी। सो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 जो है ये इनइक्वालिटी को, इनकम इनइक्वालिटी को, अपॉर्चुनिटीज़ इनइक्वालिटीज़ को, इनइक्वालिटीज़ को कम करने की, रिड्यूस करने की बात करता है। सो यहाँ पे और भी 1978 में इसके अलावा भी ऐड किए गए थे DPSPs, वो कौन सा था। सो यहाँ पे 1978 के अलावा भी जो DPSPs हैं वो ऐड किए गए थे डिफरेंट ईयर में। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर था वो था आर्टिकल 38 क्लॉज 2। ये आर्टिकल 38 जो है ये 1978 में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर एडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू DPSPs, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसे बाद में ऐड किया गया है। सो राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन जो होगा हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये ऐड किया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत इसको ऐड किया गया है। देन सेकेंड है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इसको भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। वहीं अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये 2011 में ऐड किया गया था ये ड्यूटी। ये DPSP जो है ऐड किया गया था 2011 में, और ये अमेंडमेंट कौन सी थी, ये अमेंडमेंट थी 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। सो ये तीनों ही जो हैं ये ऐड किए गए हैं थ्रू द अमेंडमेंट्स। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो फोर्थ का यहाँ पे हमारा डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव तीनों ही अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इकोनॉमिक DPSPs। सो ऑप्शंस देखते हैं इनमें से इकोनॉमिक DPSPs कौन कौन से हैं। सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये बिल्कुल करेक्ट है। देन राइट टू एडिकेट लिवलीहुड ये भी आता है हमारा इकोनॉमिक में। देन प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, सो यहाँ पे थर्ड जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल पीस जो है ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, सो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP was laid down in which of the following cases। सो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP ये किस केस में बोला गया था, ये बोला गया था मिनर्वा मील केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है मिनर्वा मील केस ऑफ 1980। कितनी बार ऐसा भी दे देते हैं PCS लेवल एग्ज़ाम्स में कि आपको केसेस दे देंगे और उनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। सो आपको इसलिए ईयर भी पता होना चाहिए कौन सा केस किस ईयर का है। सो इसका जो राइट आंसर है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात की गई थी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, ये बात की गई थी मिनर्वा मिल केस 1980 में। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the articles that promotes organization of agriculture and animal husbandry on modern lines is। so ये animal husbandry and agriculture से related ये जो बात की है ये किस आर्टिकल में या किस DPSP में की गई है। so ये किस DPSP में की गई है, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 48 डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड प्रोहिबिट करता है काउ स्लॉटर। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट कौन सा आर्टिकल करता है या कौन सा DPSP करता है। सो जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आर्टिकल 48। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारे DPSPs एंड सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज वेल एज DPSPs। और कौन सा DPSP कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड किया गया था, सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्रोनोलॉजी अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। और सब्जेक्ट भी चेंज किया गया है, जैसे आर्टिकल 45 की बात करें तो DPSP इसका सब्जेक्ट चेंज किया गया है 2002 में। सो ये भी आपको पता होना चाहिए पूरा। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
स्टेटमेंट 1 है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर लीगल सेंक्शंस टू DPSPs अंडर आर्टिकल 38। सो यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमारा 1 है ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन एनफोर्सेबल होते हैं। देन सेकेंड स्टेटमेंट है DPSPs आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स बट कैन स्टिल गाइड लेजिस्लेटिव एक्शंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है, बट ये दिए क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जो ये पॉइंट्स हैं इनमें जितने भी आर्टिकल्स में मेंशन किए गए हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये है आर्टिकल 40। सो इसको इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने 1992 में जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो ये DPSP को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली हेल्प करता है लोगों के वेलफेयर के लिए, इस वजह से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बनाएंगी तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगी, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाएंगी, लोगों के हित में बनाएंगी। दैट्स वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन 2 जो स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग DPSP टाइप्स विद देयर एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पे अगर हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। सो हमने मैच करना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस की बात की जा रही है, तो ये जो है हमारा मॉडर्न हो गया है। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गया है। सो यहाँ पे C का 1 हो जाएगा। C का 1 हमारा किस में है, C का 1 एक यहाँ है, तो ये ऑप्शन कट क्या हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। सो C का 1 एक यहाँ है, C का 1 एक यहाँ है। सो दूसरा देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। सो यहाँ पे जो पेयर 2 है ये बिल्कुल करेक्ट है। सो B का 2 हो जाएगा हमारा, B का 2 C का 1। सो B का 2 C का 1 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन A। सो ऑप्शन A जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। A का 3 सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो A का 3 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अच्छा, जितने भी DPSPs हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड नहीं किया है, बट ये सोशलिस्ट, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, ये लिबरल प्रिंसिपल्स में डिवाइड है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा DPSP जो है, कौन सा DPSP गांधीयन प्रिंसिपल में आ रहा है, कौन सा लिबरल में आ रहा है, कौन सा सोशलिस्ट में आ रहा है। तो इस हिसाब से भी आपको इस तरीके से भी स्टडी करनी है कि कौन सा गांधीयन में है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से ही फ्रेम होते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है, लिबरल प्रिंसिपल कौन सा है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन सा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, और आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे PCS के, तो वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन A। सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन सा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। गांधीयन प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following DPSP have been classified by Lakshmikant as new principle post 42nd and 44th amendment। so लक्ष्मीकांत बुक में किस DPSP को न्यू बोला गया है, मतलब जो 42nd एंड 44th अमेंडमेंट के बाद ऐड किए गए, जिसे न्यू बोला गया है। सो यहाँ पे है आर्टिकल 39A, 43A, 48A एंड 45 मॉडिफाई किया गया था, मैंने बताया आपको, जो कि हुआ था 2002 में। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे आर्टिकल 39A जो है इसे भी न्यू बोला गया है, आर्टिकल 43A ये भी न्यू में आएगा, एंड आर्टिकल 48A ये भी न्यू में आएगा, एंड आर्टिकल 45 जो कि 2002 में हुआ है। और यहाँ पे पोस्ट क्या रहे हैं, पोस्ट 42nd एंड 44th अमेंडमेंट, तो 2002। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चारों ही जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है आर्टिकल 50 सेपरेट्स जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सो आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 है दिस प्रोविजन इज़ एनफोर्सेबल थ्रू रिटल ज्यूरिसडिक्शन। सो ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि
नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। सो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे हमने अब बताना है जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ DPSPs इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनकरेक्ट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है दे आर नॉन जस्टिसेबल बाय नेचर। सो ये स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, हमें यहाँ बताना है इनकरेक्ट। सो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। सो दे कैन सब ऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स इन ऑल केसेस, नो, ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी भी हम देखते हैं। सो दे कैन बी यूज टू इंटरप्रेट एम्बिगुअस लॉज। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कोर्ट्स हैव यूज देम टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सो थर्ड लास्ट स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है और हमने यहाँ पे बताना था इनकरेक्ट। ये कह रहे हैं कि जो DPSPs जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो सबऑर्डिनेट है DPSP के, बट ऐसा नहीं है, हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है ये। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड स्टेटमेंट है यहाँ पे। दे अप्लाई टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स रिजाइडिंग इन इंडिया। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ड्यूटीज़ जो है सिर्फ सिटीजन्स की है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकेंड है दे आर मॉडल्ड ऑन आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ऑफ द USSR कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है हमारी। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने बोरो किया है रशिया से, या फिर जो पहले था USSR। सो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 29 क्लॉज 1 से ये लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाती है हमारी। सो यहाँ से हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी। सो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये ऐड की गई थी 2002 में बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। सो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं 11th फंडामेंटल ड्यूटी बेसिकली क्या थी, सो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो प्रोवाइड करती थी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। सो ये फैक्ट्स, ये ड्यूटीज़ जितने भी सीक्वेंस में आपको याद रखना। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये 11 की 11 आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। कितनी बार सीक्वेंस भी आ जाता है पूछने के लिए। सो यहाँ पे जो है हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्पेसिफिकली प्रोमोट साइंटिफिक टेम्पर एंड रिफॉर्मिस्ट आइडियल्स। सो अभी मैंने आपको कहा ये आपको सीक्वेंस में अच्छे से याद होना चाहिए। सो ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। सो यहाँ पे जो हो जाएगा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये जो है हमारा बेसिकली ये जो है हमारा साइंटिफिक टेम्पर एंड रिफॉर्मिस्ट आइडियल्स, ये तो ये शो करता है। और ये बेसिकली क्लॉज आपको पता होना चाहिए, क्लॉज क्या है इसका, H। सो क्लॉज H में मेंशन किया गया है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सो क्लॉज H है ये साइंटिफिक टेम्पर। किस क्लॉज में मेंशन किया गया है साइंटिफिक टेम्पर, मेंशन किया गया है क्लॉज H में। क्लॉज H टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर फाउंड इन। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल पूछ रहे हैं बेसिकली। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी आर्टिकल 51 कैपिटल A, आर्टिकल 51 कैपिटल A। और अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, इंक्लूड नहीं थी। इसको जो है ऐड किया गया है बेसिकली 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका पार्ट क्या है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A, पार्ट 4A आर्टिकल 51A। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 51A पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में है, फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन किया गया है पार्ट 4A में, एंड आर्टिकल है हमारा 51A। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मैच द फंडामेंटल ड्यूटीज़ विद देयर फोकस। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने मैच करना है यहाँ पे। सो ड्यूटी टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी कौन सी ड्यूटी है। देन ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, देन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। सो ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट हमारा हो जाएगा एनवायरनमेंट एथिक्स, सी का 2 हो जाएगा हमारा, सी का 2 एक यहाँ दिया गया है। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज सी का 2 कहीं भी नहीं दिया तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। ड्यूटी टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा है पॉलिटिकल लॉयल्टी। वहीं अगर हम बात करते हैं सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये क्या है हमारा सिविक डिसिप्लिन है। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which fundamental duty is most closely associated with India's cultural pluralism and secularism? So India's cultural pluralism and सेक्युलरिज्म को कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी जो बेसिकली दिखाता है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड की बात करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रोमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है आर्टिकल 51A क्लॉज ई में। सो क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताई, आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये कहाँ मेंशन किया गया, ये है क्लॉज ई में, क्लॉज ई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारी, दे आर नॉट जस्टिसेबल, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है पार्लियामेंट कैन इम्पोज लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। सो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको देखते हैं इनकरेक्ट कर देंगे, बट यहाँ पे कह रहे हैं कैन। सो आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है क्वेश्चन की, स्टेटमेंट्स की। सो पार्लियामेंट कैन कर सकती है, पार्लियामेंट करा नहीं है। सो यहाँ पे कैन कह रहे हैं। सो ये राइट स्टेटमेंट हमारी, बिल्कुल कर सकती है पार्लियामेंट, कैसे लॉ बना सकती है। देन दे वर रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रिकमेंडेशन थी, ये किसकी रिकमेंडेशन थी, ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी की। अच्छा, ये स्वर्ण सिंह कौन थे, ये उस टाइम के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। और फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं PCS में, दैट्स वाई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्वर्ण सिंह जो थे ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उस टाइम पे। सो यहाँ पे हमारा ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने बतानी थी इनकरेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट है देयर ब्रीच लीड्स टू ऑटोमेटिक लीगल पनिशमेंट। सो ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये जो ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर आप ये ड्यूटीज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो इसके लिए आपको कोई भी लीगल पनिशमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, कोई भी आपको कोर्ट में नहीं आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी इन्होंने फॉलो नहीं की। सो ऐसा नहीं है, दैट्स वाई स्टेटमेंट डी जो है हमारी ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। और हमने इनकरेक्ट बतानी थी। सो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following case laws upheld the importance of fundamental duties in interpreting laws and constitutional provisions? सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हम एक तरीके से, अगर हमें लॉ समझ नहीं आ रहा है या किसी भी लॉ को समझना है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी यूज़ करके हम समझ सकते हैं। सो ये बेसिकली इंटरप्रेट करने के लिए लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, ये किस केस में कहा गया था। सो ये बेसिकली कहा गया था एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर है। आपको केसेस जो हैं जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में, वहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप लोगों ने अच्छे से मार्क कर लेना, अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए कह रही हूँ पहले आप लोग अच्छे से चैप्टर्स कर लीजिए, उसके बाद आकर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और बाकी चैप्टर्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जा करके। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स। सो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, वैसे अगर इस केस की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया था, बेसिकली इस केस में यूज़ किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कि वो इंटरप्रेट करे। जो स्टैट्यूट्स हैं, लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यूज़ किया था एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स केस में। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर 51A सर्व एज। सो ये क्या है बेसिकली, सो ड्यूटीज़ टू सिटीजन्स टू द स्टेट। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। डायरेक्टिव गाइडलाइंस टू पार्लियामेंट, नो, ये बिल्कुल वेग सा था। सो स्टेटमेंट, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था ऐसे ही बस। तो ये ड्यूटीज़ हैं बेसिकली। 51A क्या है ऐसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे जैसे मेंशन ही कर दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो ये
इतना कोई वो नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे भी दे सकते हैं कि 51A क्या है, मैच द फॉलोइंग में आर्टिकल 51A, फिर इधर जैसे हमने मैचिंग वाले भी क्वेश्चंस किए, आर्टिकल 39, ठीक है, आर्टिकल 51 सिर्फ दे दिया, सो इंटरनेशनल पीस के लिए आर्टिकल 51, वहीं आर्टिकल 51A दे दिया। सो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज़ मोस्ट रेलिवेंट टू द डिबेट ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया। सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको अभी भी बोला है कि क्लॉजेस अच्छे से याद होने चाहिए और सीक्वेंस में याद होना चाहिए कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी या कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी एंड DPSPs दोनों ही आर्टिकल वाइज याद होना चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है एक ही आर्टिकल में उसमें क्लॉजेस हैं, सो वो आपको ABCDEFG वो पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है। तो यहाँ पे हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है वो है आर्टिकल 51A क्लॉज G। सो ग्रीन, G से ग्रीन, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट फॉरेस्ट वगैरह वो भी क्या होता है, ग्रीन। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं G से ग्रीन। सो एनवायरमेंट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉज G, आर्टिकल 51A क्लॉज G ग्रीन, एनवायरमेंट ग्रीन, फॉरेस्ट वगैरह ग्रीन ग्रीन होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। सो आर्टिकल 51A क्लॉज G जो होगा वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सो ऑप्शन C जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमने करेक्ट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सो कह रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, स्टेटमेंट ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर हमें अमेंड करना है तो उसे सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा वो, बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी से ही करते हैं। देन सेकंड है, दे कैन बी एनफोर्स्ड इनडायरेक्टली थ्रू एनेबलिंग लॉज। सो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली इनडायरेक्टली क्या है कि एनफोर्सेबल है, इनडायरेक्टली है, कोई डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, कोई आप कोर्ट में इसके लिए आपके लिए केस फाइल नहीं कर सकता। बट ये क्या है, ये जो काफ़ी सारे स्टैट्यूट्स हैं, काफ़ी सारे लॉज हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल जाता है कि हाँ ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और ये इस लॉ में भी कहा गया है, ठीक है। सो ये जो है हमारा स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, एंड स्टेटमेंट 1 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे ऑप्शन C जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the fundamental duties have a moral obligation character, which of the following judgments highlighted this interpretation। so कौन से केस में बोला गया था कि moral obligation character शो करता है fundamental duties। so यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिजॉय इमैनुअल केस, बिजॉय इमैनुअल केस। सो ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सो यहाँ पे अच्छा, और ये केस कौन से ईयर का है, ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1986 का केस है, बिजॉय इमैनुअल केस 1986। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड स्टूडेंट्स राइट टू साइलेंट प्रेयर अंडर फंडामेंटल राइट्स। सो ये केस पूरा इसी से रिलेटेड था। सो यहाँ पे जो है हमारा स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा केस, ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिजॉय इमैनुअल केस 1986। द लास्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग ड्यूटीज़, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमने क्या बताना है, विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या शो कर रहा है, इसके लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी याद होने चाहिए। तो 17 SDGs हैं, वो अच्छे से याद होने चाहिए आपको, ये सब याद करके जाइएगा। PCS में SDGs हमेशा पूछे जाते हैं और इतने सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अपकमिंग PCS जो हैं वहाँ ज़रूर पूछा जाएगा, SDG से एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो यहाँ पे SDG आपको पता होना चाहिए पहले तो। सो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ड्यूटी इसमें वो होती है, रिफ्लेक्ट करिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 जो है, वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है फिलॉसफी SDG की। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, सो ये भी है, एजुकेशन की बात कर रहा है। सो यहाँ पे जो थर्ड है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी एंड फर्स्ट भी। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक पे या किसी सिलेबस से आपको कोई सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, सिलेबस के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जो सेशंस हो रहे हैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये पूरा इसी तरीके से चलने वाला है। पूरी MCQ सीरीज़ है, हर चैप्टर के MCQ हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं।
आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे वीडियो। क्वेश्चंस जो मैं फ्रेम कर सकती थी, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता था वो मैंने किया है। आप लोगों की अगर हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर